हाँ जी, तो बिल्कुल सही डेफिनेशन दे रहे हो आप लोग। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में जो सबसे बेसिक डिफरेंस होता है वो ये डिफरेंस है कि ब्रीदिंग जो हमारा एक सिंपल फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम सिर्फ सांस का लेना और सांस का छोड़ना समझते हैं। इनहेल करना, एक्सहेल करना, इंस्पायर करना, एक्सपायर करना। तो ये जो छोटी छोटी दो बातें हैं इसको ही हम क्या बोलते हैं बेटा? ब्रीदिंग बोलते हैं। लेकिन जो रेस्पिरेशन है वो इन दो बातों से खत्म नहीं होता है। रेस्पिरेशन इंक्लूड करता है कॉम्प्लेक्स मेटाबॉलिज्म को, एक कंप्लीट रिएक्शन को, और वो भी कंप्लीट रिएक्शन किस कैसा हो? फिजियोकेमिकल हो। सांस अगर लिया तो क्यों लिया, सांस अगर लिया अंदर गया तो क्या किया, और उसके जाने से क्या फायदा हुआ, और अगर फायदा जो हुआ उस फायदे से हमें क्या ओवरऑल जो है नेट रिजल्ट मिला। उसके बाद जो हमने सांस छोड़ा उसको क्यों छोड़ दिया, क्यों हमारे बॉडी के लिए वो सही नहीं था। तो ये सारे के सारे डिस्कशन जो हम करते हैं वो कहां करते हैं? रेस्पिरेशन में। तो ब्रीदिंग सिंपल टर्म है। ब्रीदिंग जो है वो छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए सिखाया जाता है कि हाँ भाई सांस ले रहे हैं O2 और छोड़ दिए CO2, तो वो हमारे पास ब्रीदिंग था। रेस्पिरेशन एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, कंप्लीट मेटाबॉलिज्म जो है उसके अंदर कैरी आउट हो रहा होता है। ये कंप्लीट हमारे बॉडी के अंदर सारे सिस्टम जितने भी फिजियोलॉजिकल सिस्टम है रेस्पिरेशन से रिलेटेड, इन सबको जो है एक साथ कंबाइन पढ़ा रहा होता है। ठीक है जी, तो ये हम बाबू रेस्पिरेशन बोलते हैं। सिंपल से लैंग्वेज में आपको इस तरीके से याद रखना है। तो कोई पूछे व्हाट इज रेस्पिरेशन या फिर व्हाट इज ब्रीदिंग, तो आप सिंपल लिखोगे इट इज अ काइंड ऑफ फिजियो केमिकल प्रोसेस। ये एक लाइन बस याद करके बता देना, आपका काम हो जाएगा। फिजियो का मतलब होता है, क्या होता है? फंक्शंस ऑफ इंटरनल बॉडी पार्ट्स है, इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स। तो उसके फंक्शंस किसके साथ? केमिकल रिएक्शन के साथ जो प्रोसीड होते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन। आई बात समझ में? तो अगर मैं बच्चा ब्रीदिंग सिर्फ यूज करता हूं, मैं बस बोल रहा हूं ब्रीदिंग हो रही है, आप ब्रीद कर रहे हो, सांस को इनटेक आउटटेक हो रहा है, तो इसका यह मतलब है कि मैं बोल रहा हूं कि आप सांस को इंस्पायर कर रहे हो और फिर उसी पल थोड़ी पल बाद क्या कर रहे हो? उसको एक्सपायर कर रहे हो। ठीक है, इसको ही हम एक नया टर्म में भी यूज कर सकते हैं, इनहेल कर रहे हो या फिर एक्सहेल कर रहे हो। ठीक है, या फिर आप इन कर रहे हो या फिर जो है आउट कर रहे हो। तो ये सब एक तरह के टर्म्स हैं जो आप ब्रीदिंग के अंदर पढ़ रहे होते हो। ये बात आप सबको पहले से ही पता है, इसमें मुझे अलग से कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर बाबू मैं आपको रेस्पिरेशन बोलूं, मैं आपको यह कहता हूं कि अब आप ब्रीदिंग नहीं, अब आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, तो रेस्पिरेशन करने का मतलब यह होता है कि आपने जो गैस इंस्पायर करा, जो भी गैस इंस्पायर करा है, जो भी क्या, हम बेसिकली किसकी बात करते हैं? O2 की बात करते हैं। वो गैस किस तरीके से आपके बॉडी में जाने के बाद उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट के अंदर एनर्जी क्रिएट कर देता है, वो चीज हमारे पास क्या आ जाता है? क्या आ जाता है बाबू? रेस्पिरेशन। अब इसके मैं एक सिंपल मैकेनिज्म समझाता हूं आपको। आप सबको पता है अभी आपने क्या पढ़ा है बाबू? अभी आप लोगों ने क्या पढ़ा? डाइजेशन पढ़ाया मैंने आप लोगों को। डाइजेशन एंड क्या पढ़ाया था? एब्जॉर्प्शन पढ़ाया। अब आपने इसमें क्या किया? इसमें आपने खाया, पचाया और बॉडी में लगाया। यही तो किया, खाया, पचाया और बॉडी में लगाया, जिससे कि आपको एनर्जी मिल पाया। सिंपल सी बात है, खाया, पचाया, बॉडी में लगाया, जिससे एनर्जी मिल पाया। लेकिन ये लोगों को गलतफहमी होती है, एनर्जी जो मिला होता है वो रेस्पिरेशन की वजह से मिला होता है। कैसे? देखना, आपने खाया, मान लेते हैं कार्बोहाइड्रेट खाया, कुछ भी कार्बोहाइड्रेट खाया है ना बच्चा, आपने कोई भी कार्बोहाइड्रेट लिया बॉडी के अंदर। ठीक है, आपको पता है ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? C6H12O6 होता है। सबको पता है भैया ये हमारे पास ग्लूकोज होता है। ठीक है, अब ग्लूकोज क्या है बाबू? कार्बोहाइड्रेट है। तो आपने क्या किया, आपके बॉडी में ग्लूकोज की एंट्री हुई। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के माध्यम से ग्लूकोज आपकी बॉडी में आ गया। लेकिन हम ग्लूकोज का क्या करें? हमारे पास अगर टेबल पे ग्लूकोज रख दिया तो हम क्या कर देंगे उसके साथ? तो जब तक ग्लूकोज टूट के हमारे बॉडी में एनर्जी क्रिएट नहीं करता तो हमारे लिए ग्लूकोज किसी काम का थोड़ी ना बच्चा। आपके सामने किताब रखा हुआ है, लाख किताब रख दिया गया हो, लेकिन जब तक आप उसमें एफर्ट डाल के पढ़ाई नहीं करोगे तो किताब किसी काम का है क्या आपके? नहीं है। तो सेम यही होता है बाबू, आपके बॉडी में ग्लूकोज तो है, लेकिन भैया हमें नहीं पता कि उस ग्लूकोज का करना क्या है, हम क्या करें उस ग्लूकोज का, हमारा क्या फायदा होने वाला उस ग्लूकोज से। तो वो फायदा अभी समझ आएगा आपको। देखो क्या होता है, जैसे ही आपको O2 मिलेगा तो O2 आग लगाता है बाबू। क्या करता है O2? आग लगा देता है। अरे तो पता ही आपको यार, बिना आग O2 के हो ही नहीं सकता। जहां आग है वहां O2 है, तो O2 आग लगा देगा। और आग कैसे लगाएगा? वो इस ग्लूकोज को तोड़ देगा। अरे भाई आग लगाए क्या कर देगा? तोड़ देगा। तो आपको क्या मिलेगा? CO2। आपको क्या मिलेगा? वाटर। और साथ में आपको पूरा भरपूर मात्रा में क्या प्राप्त होगी? एनर्जी। तो बेटा एक बात बताओ, अगर बॉडी में ग्लूकोज एम ही पड़ा होता, बेफालतू का रहता, और आपके बॉडी में O2 नहीं गया होता, तो ये क्या ग्लूकोज आपको कभी एनर्जी देने लायक बन पाता? तो अगर ये ग्लूकोज एनर्जी दे रहा है, मतलब इसके बीच में आग लगाने कौन पहुंचा है? और O2 आग लगाने पे लिया कहां से? बाहर से। अब देखो, ये ग्लूकोज से एनर्जी मिल गई, आपके काम का क्या है? एनर्जी आपने रख लिया, वाटर आपने रख लिया, क्या ये किसी काम का है आपके बॉडी में? अब तो क्या करते हैं इसको?
बाहर निकाल देते हैं। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? तो O2 ने बस ग्लूकोज को तोड़ने के लिए काम आया, इसने हमें एनर्जी दी, और उसी टाइम में जो CO2 साइमल्टेनियसली रिलीज हुआ उसको हमने अपने बॉडी से निकाल दिया। तो ये जो पूरा कथा कहानी हुआ, ये सिंपली तो हुआ नहीं होगा, इसके लिए प्रॉपर एक फिजियोकेमिकल रिएक्शन चला होगा, इसके लिए कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व हुए होंगे, एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म कैरी आउट हुआ होगा। दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेस्पिरेशन। होप कि आपको ये छोटी सी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। भाई सांस लेके छोड़ दिया ना यार, ये ब्रीदिंग है, बस इतनी सी बात याद रखो ना, ये ब्रीदिंग है। वो तुम कर रहे हो, अभी सब कर रहे हो, मतलब अब तक तुमने ये चैप्टर नहीं पढ़ा ना, तो तुम्हें बस क्या आता है? ब्रीदिंग आता है। लेकिन अगर चैप्टर पढ़ लिया, डिटेल तुम्हें नॉलेज हो गया, तुम्हें अब क्या आ जाता है? रेस्पिरेशन आता है। ठीक है बच्चा, इसको कॉपी करिए, फिर आगे और डिटेल डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो चलिए बाबू, हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। चलिए अब मैं इस कंप्लीट मैकेनिज्म को एक्सप्लेन करता हूं। मैं आप जो है आपको ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन को बहुत कंप्लीटली एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। जरा एक बार अच्छे से समझिए आप लोग, देखिएगा मैं इन दोनों को कंबाइन एक्सप्लेन कर रहा हूं, अच्छे से समझना बच्चा। देखो होता क्या है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा कोई ह्यूमन बॉडी है, इस तरीके से यहां से हमारे पास जो है एपिग्लॉटिस है, लैरिक्स है, और इस तरीके से मेरा ट्रैकिया आगे बढ़ा, ठीक है? ट्रैकियल जो कि हमारा विंड पाइप होता है, उसके बाद हमारे पास ये फर्दर लंग्स है, और लंग्स के पास आगे चल के मेरे पास एल्वेलाई आया। अभी मैं कंप्लीट डायग्राम नहीं बना रहा, वो मैं आगे बनाऊंगा। मैं बस यार छोटी सी चीज एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, वो समझते हैं हम लोग। चलो देखो, तो होता क्या है बच्चा, सुनना। हमने पहले क्या किया, ये हमारे पास एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर का मतलब बाहर। तो बाहर क्या है? बाहर हमारे पास O2 है, जो कि बहुत ज्यादा अमाउंट में है। पता ही ना आपको, बाहर ऑक्सीजन का अमाउंट क्या होता है? ज्यादा होता है। और आपको पता है जब किसी भी चीज का बाहर प्रेशर ज्यादा हो और हमारे बॉडी में प्रेशर क्या हो? कम हो, तो वो चीज बाहर से कहाँ एंटर कर जाता है? अंदर। ये तो हर बच्चा जानता है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। नॉर्मल डिफ्यूजन होता है ये, जब किसी भी चीज का अमाउंट बाहर ज्यादा हो और अंदर कम हो, तो ये ऑटोमेटिकली वो बाहर से अंदर शिफ्ट हो जाता है। जैसे मैं अगर ये कहता हूं कि यहाँ पे 300 बच्चे बैठ गए हैं, यहाँ 5 बच्चा बैठा हुआ है, तो अब यहाँ पे बच्चे ऐड होंगे या यहाँ बच्चे ऐड होंगे? ऑफ कोर्स यहाँ होंगे, क्योंकि यहाँ ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, ये चीज वहां शिफ्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर में भैया ऑक्सीजन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, हमारे बॉडी के मुकाबले प्रेशर ज्यादा है। प्रेशर की बात हो रही है, कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं हो रही है। इस प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से, डिफरेंस की वजह से बाहर से ऑक्सीजन निकल के हमारे बॉडी में एंटर करना स्टार्ट कर जाएगा। बच्चा समझे मेरी बात को? तो ऑक्सीजन क्या हुआ भैया, ये आसानी से हमारे बॉडी में नॉस्ट्रिल के माध्यम से, नोज के माध्यम से, नॉस्ट्रिल के माध्यम से हमारे बॉडी में क्या हो गया? एंटर कर गया। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंस्पायर। ये आपने क्या किया? इंस्पायर किया, आपने सांस को लिया, ठीक है? और उसी पल आपका बॉडी तैयार था किसको बाहर निकालने के लिए? CO2 को। तो इसके क्या बोला आपने? एक्सपायर। और CO2 जो था बच्चा आपके बॉडी से बाहर आ गया। अच्छा, अगर CO2 बाहर आ रहा है, मतलब CO2 का प्रेशर हमारे बॉडी में क्या है? ज्यादा है, और बाहर प्रेशर क्या है? कम है। अगर ये प्रेशर सेम हो जाए तो आप चाह के भी CO2 को बाहर नहीं निकाल पाओगे। इसलिए प्रेशर का अंदर बाहर, बाहर अंदर, ऊपर नीचे, कम ज्यादा होना बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप अंदर से, आप बाहर से अंदर ले रहे हो या फिर अंदर से बाहर रिलीज कर रहे हो। अगर दोनों तरफ चीजें सेम हो जाएं तो आप चीजों को अंदर बाहर नहीं कर सकते। सो ये कंडीशन होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखिए। मैं आगे समझाऊंगा अभी प्रेशर के कॉन्सेप्ट में। तो बच्चा ये एक्सपायर हुआ, मैंने कहा ना एक्सपायर को आप एक नाम से और जान सकते हो। बताओ कौन से नाम से जान सकते हो? हाँ जी, एक्सेल बोल लो आप लोग। हाँ, क्योंकि कुछ बुक्स एक्सेल लिखेंगी और इनहेल लिखेंगी, तो आपको दोनों ही टर्म आनी चाहिए। इनहेल हो गया, ठीक है जी बाबू, यहां तक की बात समझ आ गई। अब क्या होता है भैया, हमने ऑक्सीजन को तो चलो भैया इस पाइप के माध्यम से अंदर तक बुलाया, बोला भाई साहब आओ, ऑक्सीजन जो है अब आ चुका है यहाँ पे। ऑक्सीजन आया तो ये हमारे पास कौन है? एल्वेलाई है। कौन है हमारे पास? एल्वेलाई है। तो एल्वेलाई में O2 हमारा क्या हो चुका है? पहुंच चुका है, ठीक है, पहुंच गया है। लेकिन हमें उस एल्वेलाई को, उस O2 को कहां पहुंचाना? हमें ब्लड में पहुंचाना है ना बच्चा, क्योंकि हमारे ब्लड में डाइजेशन करके कौन रख दिया है? ग्लूकोज रख के चला गया है। हमारा डाइजेशन जो है हमारे पूरे ब्लड में एसिमुलेशन के माध्यम से वो क्या छोड़ के गया है? ग्लूकोज। अब तक हमने ग्लूकोज को बनाया तो हमारे ब्लड में फैल रहा है वो, तो वो हमारे ब्लड में या फिर टिश्यू में वो क्या कर रहा है? वेट कर रहा है। बेसिकली टिश्यू में ही वेट कर रहा है। तो हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ब्लड वेसल है इस तरीके का, ये हमारे पास ब्लड वेसल है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सुनना मेरी बात को। हम इस O2 जो कि एल्वोलाई तक पहुंचा है, एल्वोलाई क्या करता है? डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन का मतलब होता है अपने मेम्ब्रेन से उस O2 को निकाल के कहां डाल देता है? उस ब्लड के वेसल में, यानी कि कैपिलरीज में डाल देता है कि भाई ले जा, और ले जाके जो काम करना है तो उसको ब्लड में ले जाके कर, ठीक है। तो क्या होता है बच्चा, देखिएगा यहां पे होता क्या है कि हमारे पास जितने भी O2 हैं जो कि हमारे एल्वोलाई में थे, वो डिफ्यूज हुए कहां पहुंच जाते हैं? ब्लड कैपिलरीज में, वेसल्स में आ जाते हैं। तो ये O2 यहां पहुंचा, फटाफट से पहुंच गया आपका O2, यहां पे पहुंच गया,
ठीक है, तो ये कौन सा प्रोसेस हुआ बाबू? इसे हम कहते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस। डिफ्यूजन प्रोसेस। तो डिफ्यूजन प्रोसेस के माध्यम से हमारा जो है O2 हमारे ब्लड में आ चुका है। ठीक है, अब यहां तो रुकेगा नहीं, ब्लड में है तो बहेगा, बहेगा मतलब ट्रांसपोर्टेशन होगा। तो ट्रांसपोर्टेशन होगा तो देखो क्या होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होगा, ये चीज ट्रांसपोर्ट होके कहीं जो आपके टिश्यू के पास पहुंचेगा। ये जो वेसल है ये यहाँ रहेगा, मतलब यही वेसल से मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, और यहाँ पे हमारा वेट कर रहा है टिश्यू। ये हमारे पास टिश्यू है बाबू, ये हमारे पास क्या है, हमारे बॉडी का टिश्यू है। ठीक है, अब इस टिश्यू में क्या स्टोर हो गया है, डाइजेशन के माध्यम से क्या स्टोर हुआ है, ग्लूकोज। ये आपका ग्लूकोज यहाँ वेट कर रहा है। ठीक है, C6H12O6 वेट कर रहा है बच्चा। अब ये जो वेट कर रहा है तो यहां से हमारे पास कौन पहुंचा, O2 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 लगातार चलते आगे बढ़ते जा रहा है, और ये अब ऑक्सीजन सीधे कहां इंटर करने वाला है, सीधे ब्लड के, हमारे बॉडी के सॉरी टिश्यू के अंदर। तो जैसे इंटर करेगा ये इसमें आग लगा देगा। क्या लगा देगा बाबू, आग लगा देगा। ठीक है, अच्छा ये रेस्पिरेशन एरोबिक है या एनारोबिक है? एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, वो रेस्पिरेशन जिसमें आग लगाया जाता है किसके हेल्प से, ऑक्सीजन। मतलब वो रेस्पिरेशन जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व है वो क्या है, एरोबिक, और जिसमें ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं है वो क्या है, एनारोबिक है। आई बात समझ में? तो भैया क्या हुआ, ब्लड वेसल से हमारा ब्लड कहां घुस गया, टिश्यू में घुस गया। तो टिश्यू में जैसे घुसा, आग लगा तो धुआं निकलेगा। बेटा आग लगा तो धुआं निकलेगा, नहीं निकलेगा? और क्या निकलता है, थोड़ा सा पानी, और बाकी तो हमें क्या मिल रहा है, एनर्जी। तो टिश्यू क्या करेगा, ये चीज अपने पास रख लेगा, क्योंकि उसके काम का ये चीज है। टिश्यू बोलेगा मैं ये रख लेता हूं भाई, तूने ये काम करा, मैं ये रख रहा हूं, वाटर भी रख रहा हूं मैं कुछ अमाउंट में, लेकिन एक काम कर यार, तू ना ऑक्सीजन लेके आया है, ये ना फालतू का पड़ा, इसको लेके चला जा यार, इसको मेरे को देखना पसंद नहीं है, ये क्यों निकलता है बेफालतू, है ना? ऐसा कौन कहता है, बॉडी का टिश्यू। तो कहता है बस वेसल कहता है अरे ठीक है भाई साहब, कौन सी बड़ी बात है, मेरा काम ही है ये यार, मेरा तो काम ही है लाना ले जाना, ट्रांसपोर्टेशन तो करता ही हूं मैं, ये ना भाई ट्रांसपोर्टेशन ही तो कर रहा हूँ, लाओ एक काम करो मुझे वापस करो, मैं उसको भी फेंक के लाता हूँ बाहर। ठीक है, बोलता है ठीक है भाई ले जाओ। तो ये क्या करता है बाबू, CO2 को अपने पास वापस रख लेता है, और ये CO2 जो है इस तरीके से हमारे उस ब्लड वेसल के माध्यम से वापस यहाँ आता है। यहाँ आने के बाद फिर एल्वुलाई में एंटर करता है, और एल्वुलाई से एंटर करते यहाँ से वापस निकल जाता है। ले समझ आया कि नहीं आपको पूरा कॉन्सेप्ट? बहुत अच्छे से आ गया ना? ये बहुत कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन मेरे को लगता है कि डायग्रामेटिक बहुत अच्छे से मैंने आपको शायद समझा दिया, अब आपको दिक्कत नहीं होगा। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ब्रीदिंग। मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया, सिंपल ब्रीदिंग, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, रेस्पिरेशन। अरे बात समझ में आई? अच्छा, इसको बच्चा हम कौन सा रेस्पिरेशन बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ये क्या है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, क्योंकि ये बॉडी का भी एक्सटर्नल वाले रीजन में हो रहा है। एक्सटर्नल मतलब ये वाला रीजन नहीं, हमारे बॉडी के बाहर नहीं, मतलब हमारे मैकेनिज्म जो हो रहा है मेटाबॉलिज्म, उसके एक्सटर्नल पार्ट में हो रहा है, इसलिए एक्सटर्नल रेस्पिरेशन है। और ये टिश्यू तक हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, इंटरनल रेस्पिरेशन। तो ये थोड़ा सा ना वर्ड का ध्यान रखिएगा, जब आपसे एग्जाम में अगर इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में पूछता है तो आपको ध्यान रखना है कि आप किसको इन्वॉल्व कराओगे, टिश्यू को इन्वॉल्व कराओगे। और अगर सिर्फ एक्सटर्नल पूछता है तो सिर्फ आप एल्वुलाई को किससे इन्वॉल्व कराओगे, वेसल से। किससे बच्चा, वेसल से। तो एल्वुलाई प्लस वेसल कौन सा हो गया, एक्सटर्नल, और टिश्यू प्लस वेसल्स कौन सा हो गया, याद रहेगा बच्चा? कंसेप्ट क्लियर है? तो देखो कितने प्रोसेस हुए, 4 स्टेप हुए बाबू। पहला ब्रीदिंग हुआ, ये कौन सा प्रोसेस है, ये वाला कौन सा था, ब्रीदिंग है। ये पहला मैं देता हूं, ब्रीदिंग है। ठीक है, दूसरा कौन सा हुआ बाबू, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, ये हो गया दूसरा। तीसरा कौन सा हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ। चौथा कौन सा हुआ, और आखिरी सेलुलर रेस्पिरेशन। आखिरी क्या होगा, सेलुलर रेस्पिरेशन। पांचवा होगा सेलुलर रेस्पिरेशन। अब इसका मतलब क्या होता है, हाँ बिल्कुल, जो एनर्जी आएगा वो बॉडी तो पूरा मिल जाए कंप्लीटली। ठीक है, जो फाइनल जो हमारा क्लाइमेक्स होगा वो फाइनलाइज हो जाएगा। तो ये हमारे 5 स्टेप में पूरा चैप्टर जो है बना हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि वो ये 5 चीज अच्छे से आ गया होगा। किसी को दिक्कत तो अभी पूछ ले, अभी पूछे मेरे से कोई बच्चा। मुझे लगता है दिक्कत की कोई गुंजाइश थी इस टॉपिक को समझने में, आसान था। फिर भी अगर किसी को कुछ लग रहा हो पूछो यार। नहीं है, इतना अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बड़ी बात है। चलो अच्छी बात है, कॉपी कर लो। हाँ बोलो, कॉपी करो। अच्छा एक बात जानते हो आप लोग, ब्रीदिंग का एक और नाम होता है, ब्रीदिंग को हम एक और नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज वेंटिलेशन। ये ध्यान रखिएगा, वेंटिलेशन। अरे आपके घर में वेंटिलेटर होता है, क्यों लगाया होता है, कि घर का फालतू एयर बाहर जाए और अच्छा एयर, तो यही तो ब्रीदिंग होता है। तो कॉल्ड एज वेंटिलेशन। तो कुछ नया नहीं है, डरना मत, कॉपी पेस्ट कर लो। हाँ, तो नेक्स्ट डिस्कशन जो है बच्चा वो है हमारा लंग्स। ठीक है, अब हमने ब्रीदिंग देख लिया, हमने जो है आपका रेस्पिरेशन भी देख लिया।
अब हमें ये देखना है कि सर ये चीजें हो कहाँ रही है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे पास जो सबसे बेसिक ऑर्गन है जहां पे ये सब जो चीज रिस्पॉन्सिबल हो पा रही है, मतलब आपका ब्रीदिंग रिस्पॉन्सिबल है, आपका रेस्पिरेशन रिस्पॉन्सिबल है, वो हमारा मेजर ऑर्गन कौन सा है? लंग्स। तो अब हम लंग्स को डिटेल समझने जा रहे हैं। यहाँ डायग्राम समझाऊंगा, मेरे साथ साथ कोई ड्रॉ नहीं करेगा, पहले आप देख लो कैसे बनाओगे, फिर आराम से आपको मैं बनाने का समय दूंगा, ठीक है? तो पहले देखोगे आप। बात मेरे पीछे कोई नहीं करेगा, ठीक है? यहाँ पे क्लासेस हो रही है तो बस शांत हो जाओ। इस बोर्ड का स्क्रीन इस जो स्क्रीन है इतना स्मूथ होता है ना, अगर थोड़ा भी कंट्रोल ना करो अपने आप चलता है। चलिए शांत हो जाइए। सो ये हमारा जो है बच्चा लंग्स है, ठीक है? अब सुनिए जरा मेरी बात को ध्यान से। जैसे कि आपको लंग्स में पता है, बहुत ही सिंपल डायग्राम है, इधर ध्यान दे, मैं देख रहा हूं ना, शांत हो जाओ सारे। देखो अब क्या होता है बच्चा, ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमने बहुत पहले भी डिस्कस किया था। मैंने आपको शायद आपको एक चीज बताया था, विंड पाइप करके समझाए थे, एक चीज याद आ रहा है? विंड पाइप, है ना? तो ये बच्चा आपका वही विंड पाइप है। लेकिन अब इस विंड पाइप को विंड पाइप नहीं बोलोगे। अब जैसे आपने फूड पाइप को फूड पाइप बोलना बंद कर दिया था, इसोफेगस बोलते थे, वैसे ही आप विंड पाइप को विंड पाइप ना बोल के क्या बोलोगे? हाँ जी, ट्रैकिया बोलोगे। ट्रैकिया, ये आपका ट्रैकिया है, ठीक है? ये ट्रैकिया है। उसके ऊपर ये जो बनाया मैंने, ये एक रीजन चीज है, मतलब एक कारण है इसका बनाने का। वो क्या है? सुनना। ये है आपका एपिग्लॉटिस। क्या है? एपिग्लॉटिस। जो किसकी कवरिंग होती है? कवरिंग ऑफ ग्लॉटिस। ग्लॉटिस किसको बोलते हैं बाबू? ओपनिंग ऑफ, ठीक है, हाँ, ओपनिंग ऑफ विंड पाइप। क्या बोलोगे? ओपनिंग ऑफ विंड पाइप, ग्लॉटिस। ग्लॉटिस,
ठीक है। अच्छा, ये किससे बना होता है? एक कार्टिलेज से बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है, ये कवरिंग है, ठीक है। उसके बाद ये जो मैंने बनाया आपको, ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये सी शेप स्ट्रक्चर, ये हमारे पास सी शेप हाइलिन कार्टिलेज होता है। क्या होता है? हाइलिन कार्टिलेज, कार्टिलेज, कार्टिलेज। अभी समझाता हूँ सबका मतलब क्या है और काम क्या है। सी शेप होता है, हाइलिन कार्टिलेज होता है, और ये पार्शियल होता है, ऐसा नहीं कि पूरा होता है। मैं बताता हूँ कैसे होता है। पार्शियल का मतलब समझना। देखो, ये मेरे पास क्या है बाबू? विंड पाइप है। देखो, अगर मैं आपको यूं समझाऊं, अगर मैं इसको ऐसे खड़े करके समझाऊं, तो ये मेरे पास ये विंड पाइप है, और जस्ट इसके पीछे फूड पाइप है, जिसको मीसोफेगस बोलते हैं। ये विंड पाइप है और इसके पीछे क्या है? फूड पाइप। मैंने इसको यूं करके बताया, मैंने उसको सामने ऐसे कर दिया, तो आपको ये दो पाइप दिखेगा, एक दिखेगा फूड पाइप, सॉरी विंड पाइप, और उसके ऊपर फूड पाइप। तो ये विंड पाइप, फूड पाइप है। तो विंड पाइप के जस्ट कवरिंग जो होता है बच्चा, ये होता है इस तरीके से। तो इसे हम बोलते हैं शी शेप। क्या बोलते हैं? शी शेप। क्योंकि देखो शी जैसा है ना, अगर इसको ऐसे घुमा दो तो ऐसा सी जैसा दिखेगा आपको। तो ये शी शेप हो गया, और बना होता है किससे? हाइलिन कार्टिलेज से। इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये कोलैप्स ना कर जाए, ऐसे चिपक ना जाए आपस में। अगर चिपक गया तो फिर एंट्री एग्जिट ही खत्म कर देगा ये। तो कोलैप्स ना हो, इसलिए हमें एक लगा रखा है रिंग कार्टिलेज जैसा, कि ये इसको फंसा के रखता हो, ताकि इसको कोलैप्स करने से बचाए, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, इसका मेन काम क्या है? प्रिवेंट कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग, कोलैप्सिंग ऑफ ट्रैकिया। हाँ जी, समझ गए? ट्रैकिया के कोलैप्सिंग से बचाता है आपको। अच्छा, एक और चीज, ये जो चीज है, ये अंदर साइड, मतलब ये हमारे क्या है? हमारे बाहर साइड है, और ये जो फूड पाइप क्या है? अंदर साइड है। मतलब अगर मैं अंदर बाहर की बात करूं, देखो हमारे बॉडी का जो फ्रंट पार्ट होता है, जो सामने दिख रहा है आपको, ठीक है, ये हमारा चेस्ट है ना, स्टर्नम है, तो इसे हम लोग बोलते हैं वेंट्रल। क्या बोलते हैं? वेंट्रल। जो बॉडी का फ्रंट पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? वेंट्रल। और जो बॉडी का बैक पार्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? डोर्सल। तो फ्रंट पार्ट कौन सा है हमारा? ये वाला है, तो ये क्या हो गया? वेंट्रल। और ये बॉडी का क्या हो गया? बैक पार्ट हो गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? डोर्सल। ठीक है बच्चा, क्या बोलोगे? डोर्सल। तो सी शेप कहां नहीं होता है? तो डोर्सल साइड नहीं होता है। ये लाइन याद रखना। ये सी शेप कहां होता है? तो वेंट्रल होता है। तो यहां लिख सकते हो, सी शेप हाइलाइन कार्टिलेज प्रेजेंट कहां होता है? वेंट्रल साइड में होता है। और कहां नहीं होता है? तो एब्सेंट होता है डोर्सल साइड में। ये ध्यान रखिएगा। प्लस का मतलब है प्रेजेंट है, और माइनस का मतलब क्या है? एब्सेंट है। तो ये प्रेजेंट और एब्सेंट आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, बाबू ध्यान से सुनिए हमारी बात। नेक्स्ट, ठीक है। अब ये क्या होता है? ये जो रीजन है जहां से हमारे पास ये बाइफर्केट हो रहा है, बाइफर्केट का मतलब होता है ये वो रीजन जहां से हमारा ट्रैकिया जो डिवाइड हो गया। तो ये जो रीजन होता है बाबू, ये T5 होता है। T5 का मतलब समझना क्या है? थोरेसिक का पांचवा रीजन। देखो, हमारे पास जो ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये ऊपर होती है, सर्वाइकल होती है, उसके बाद थोरेसिक होती है, ठीक है। उसके बाद लंबर होगा, फिर हमारे पास नीचे चला जाता है बॉडी के पार्ट, ठीक है। तो सर्वाइकल जो होता है वो गर्दन के पास होता है। मैंने कहा था ना, हमारे बॉडी के चार पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन, पेल्विक। तो वैसे ही रीढ़ की हड्डी को भी हमने कुछ पार्ट में बांटा हुआ है। जो रीढ़ की हड्डी गर्दन वाले रीजन में, उसे हम बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल। आपने सुना होगा सर्वाइकल पेन होता है, उसमें बेसिकली कौन से रीजन में होता है? ये गर्दन वाले रीजन में, इसको मूवमेंट करने में दिक्कत आती है। तो ये सर्वाइकल रीजन हो गया। उसके जस्ट नीचे क्या स्टार्ट होता है? यहां से यहां तक क्या है? थोरेसिक है। तो थोरेसिक जो वर्टिब्रल कॉलम है, उसके पांचवें नंबर थोरेसिक, मतलब ये पांचवा काउंट करोगे ना, 1 2 3 4 5, तो इस पांचवें नंबर पे हमारा ट्रैकिया क्या हो रहा होगा? यहाँ पे बाइफर्केट कर रहा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमने लिखा कि T5, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हल्के मत लेना इसको। तो याद रखना, एनसीईआरटी दे रखा है इसको, कि हमारा जो वर्टिब्रल जो हमारा ट्रैकिया है वो T5, मतलब वर्टिब्रल कॉलम के थोरेसिक रीजन के पांचवें नंबर जो वर्टिब्रल कॉलम है, उस साइड से क्या हो रहा होगा? बाइफर्केट कर रहा होगा, डिवाइड कर रहा होगा। उसके बाद क्या होता है बाबू? ये हमारे पास होता है ब्रोंकाई। ये क्या होता है? ब्रोंकाई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है इनिशियल ब्रोंकियोल्स। इनिशियल ब्रोंकियोल्स आएगा, इनिशियल ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आएगा हमारे पास ये वाला पार्ट, कौन सा होगा? टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। तो ये हो गया इनिशियल, मतलब शुरुआती ब्रोंकियोल हो गया, और ये हो गया हमारे पास आखिरी ब्रोंकियोल। और ऊपर वाला क्या पार्ट हो गया बाबू? ब्रोंकाई हो गया। उसके पास नीचे जाओगे तो अंगूर जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा आपको, थोड़ा सा डक्ट बने होगा ऐसे, और उसके बाद ऐसा अंगूर जैसा, फिर ऐसा डक्ट बना होगा, और ऐसे अंगूर जैसा। बहुत सारे होते हैं, मैं चूंकि डायग्राम में तो जितने लिमिटेड बना सकता हूं तो वही बना रहा हूं मैं। अंगूर जैसा स्ट्रक्चर होगा, ग्रेप लाइक स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, इसको हम लोग नाम देते हैं एल्वियोलाई। क्या बुलाते हैं बच्चे इसको? एल्वियोलाई, एल
एल्वियोलाई, और उसके ऊपर जो ये डक्ट दिख रहा है इसको हम बोलते हैं एल्वियोलर डक्ट। क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट। मतलब जिस पाइप से एल्वियोलाई जुड़ा हुआ है उसको हम क्या बोलते हैं? एल्वियोलर डक्ट। और ये क्या हमारे पास? एल्वियोलाई है। ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट डायग्राम तैयार हो गया। मतलब आखिरी बार जो चीज हमारा ऑक्सीजन वगैरह जो भी गैस आएगा वो कहां तक आएगा? एल्वियोलाई में आएगा। ठीक है, वो आखिरी आने वाला है। तो ये हमारा कंप्लीट डायग्राम हो गया लंग्स का। उसके बाद लंग्स में अगर हम और बातें करें बाबू, तो लंग्स जो है हमारा लेफ्ट, ये वाला कौन सा लंग्स है? ये राइट है। ये वाला कौन सा है? राइट। और ये वाला कौन सा है? लेफ्ट। जब भी आपको डायग्राम में लेफ्ट राइट में कंफ्यूजन हो तो आप जो डायग्राम बनाए हो पीछे उसके सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि ये आपका पार्ट है, ये आपका लंग्स है, ऐसा समझो इसको। तो ये वाला हिस्सा कौन सा है? दाहिना वाला। ये वाला कौन सा? बाएं। दिस इज योर राइट पार्ट एंड दिस इज योर लेफ्ट पार्ट। सो दिस इज कॉल्ड व्हाट? राइट, राइट पार्ट या राइट लंग्स। ये राइट लंग है। ऐसा नहीं कि ये राइट लंग्स है तो ये रॉन्ग लंग्स हो जाएगा, ऐसा नहीं है, वो लेफ्ट होगा। ये राइट लंग है और ये लेफ्ट लंग है। एग्जाम में पूछता है डिफरेंस, कि कैसे डिफरेंशिएट करोगे राइट को और लेफ्ट से। देखो मैं बताता हूँ डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं हम लोग। सुनिए मेरी बात ध्यान से, यहाँ थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है, सुनिएगा। देखिए बाबू, जो राइट लंग होता है और लेफ्ट लंग होता है ना, उन दोनों के अंदर एक डिवीजन होता है। मैं उस डिवीजन को ना थोड़ा डॉटेड लाइन समझाऊं तो ज्यादा अच्छे समझ पाओगे आप। हाँ देखना, इस तरीके से एक डिवीजन होगा, एकदम ऑब्लिक तरीके से। यहां भी वो ऑब्लिक तरीके से एक डिवीजन होगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारे पास राइट वाला है वो फिर से एक बार और डिवीजन करता है इस तरीके से, लेकिन लेफ्ट वाला जो है वो फर्दर डिवीजन नहीं करता। तो देखो इस हिसाब से आपको एक चीज समझ आएगा क्या, कि जो लेफ्ट रंग है इसके अंदर लोब्स कितने बनेंगे? एक पार्ट ये लोब्स और दूसरा ऊपर वाला, तो कितने लोब का होगा? 2 लोब का होगा, क्योंकि इसका डिवीजन जो है इसको हम बोलते हैं फिशर। क्या बोलते हैं? फिशर। तो एक ही फिशर है और इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्लिक फिशर। तो क्योंकि इसके अंदर ओनली वन फिशर, ओनली वन फिशर, और इसे कौन सा बोलेंगे? ऑब्लिक फिशर, क्योंकि टेढ़ा है ना, तिरछा लाइन है, तो इसे बोलेंगे ऑब्लिक फिशर। ठीक है, इसके अंदर कितने लोब्स हो जाएंगे बताओ? 3 लोब होंगे, 3 लोब्स, क्योंकि इसके अंदर 2 फिशर है। पहला फिशर कौन सा है? ऑब्लिक, वही वाला ऑब्लिक वाला ही है, ऑब्लिक है। और दूसरा कौन सा है? ट्रांसवर्स। क्या बोलते हैं इसको हम? ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स फिशर। ठीक है जी, ये ऑब्लिक फिशर है और ये ट्रांसवर्स फिशर है। ठीक है, तो 2 फिशर है इसके अंदर और एक फिशर है इसके अंदर। तो ये तो अंतर है पहले लेफ्ट और राइट के बीच में। सीधे पूछे एग्जाम में लेफ्ट वाला और राइट वाला में डिफरेंस क्या है, तो लेफ्ट वाले में एक फिशर 2 लोब्स, इसके अंदर 2 फिशर 3 लोब। ये ध्यान रखना पहली बात। तो अगला जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो देखो, जो आपका ये फेफड़ा दिख रहा होगा बच्चा, आपका जो ये लंग्स दिख रहा है अंदर, अंदर बैठा हुआ, सॉरी हार्ट दिख रहा है, हार्ट दिख रहा है सबको? ये जो हार्ट है ये ऐसे क्यों ओवरलैप हो गया? ये जो आपका हार्ट दिख रहा है बच्चा अच्छे से, ये हार्ट देखना, ये थोड़ा कुछ हद तक ना कहां घुस चुका है? कौन से वाले में? लेफ्ट। और लेफ्ट में घुसने की वजह से देखो लेफ्ट वाला जो है थोड़ा पिचक जाएगा, समझ लो ना, ये उधर साइड ज्यादा शिफ्ट हुआ है। तो उधर से आपको पता है ना आपका हार्ट कहां होता है? लेफ्ट साइड में होता है। तो चूंकि ये लेफ्ट साइड के साइड ज्यादा शिफ्टेड है तो हमारा लेफ्ट जो पार्ट है वो चिपक जाएगा और एक नॉच बना देगा। नॉच का मतलब होता है हल्का सा गड्ढा टाइप, डिप्रेशन फील होगा हमें। इसे हम नाम देते हैं कार्डियक नॉच बोलते हैं। वेरी गुड, इसे हम बोलते हैं कार्डियक नॉच, कार्डियक नॉच। इससे थोड़ा सा डिप्रेशन क्रिएट होता है हमारे हार्ट के साइड दबाव की वजह से। ठीक है, तो ये हमारा हार्ट तैयार हो गया। उसके बाद अगली बात देखना, ये जो मैंने कवरिंग बनाई है, किसकी कवरिंग? लंग्स की। इस कवरिंग को हम बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये भी 2 टाइप के होते हैं, एक अंदर साइड एक बाहर साइड। तो आउटर हो सकता है प्लस इनर हो सकता है, और आउटर और इनर के बीच में फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को हम बोलते हैं प्लूरल फ्लूइड, जो कि क्या करता है? एक तरह से सपोर्ट प्रोवाइड करता है, फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, शॉक एब्जॉर्ब करता है और दोनों मेम्ब्रेन को सेपरेट करके रखने का काम करता है। बहुत सारे काम है, वो आगे हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको पूरे लंग्स का अच्छे से जो है फिजियोलॉजी आई मीन एनाटॉमी जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टेप बाय स्टेप बनाना है। अच्छा एक और चीज, लंग्स का यूनिट किसको बोलते हैं? यूनिट ऑफ लंग्स किसको बोलते हैं? नेफ्रॉन को, वाह। एल्वोलाई को किसको बोलते हैं बाबू? एल्वोलाई को। लीवर का यूनिट किसको बोलते हैं? हिपैटिक लोब्यूल को। किडनी किसको बोलते हैं? किडनी का नेफ्रॉन। वैसे इसके क्या बोलोगे? एल्वोली नहीं, एल्वियोलाई। हाँ ठीक है, चलो हंसी मजाक बाद में, कॉपी करो। इधर ध्यान दीजिएगा, सारे बच्चे ध्यान देंगे।
उबासी नहीं लो यार प्लीज, ठीक है? नियम है मेरे क्लास को, उबासी नहीं लेना होता है, ठीक है? इधर ध्यान दो। हाँ क्या बोलो? इधर ध्यान दो। तो बच्चा ये हमारा लंग्स यहाँ पे अपना रेडी है, सुनिएगा। तो मैंने आपको शायद डाइजेशन में कॉन्सेप्ट बताया था कि हम लोग जब खाते हैं खाना, तो खाना जो है हमारे इस पर्टिकुलर एसोफिगस वाले रीजन से क्या होता है, जा रहा होता है, जा रहा होता है ना, क्योंकि हमारा फूड पाइप है वो। लेकिन आप खाना खाते वक्त अगर बोलने लगते हो तो जो ये एपिग्लॉटिस ओपनिंग है हमारा, ये ढक्कन जो है ना, ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसका रिदम डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि आप अगर बोल रहे हो खाते वक्त में, तो कहीं ना कहीं आपका जो रेस्पिरेटरी पार्ट है, ब्रीदिंग पार्ट, वो भी एक्टिवेट हो चुका है, क्योंकि बोल रहे हो तो गैस तो इंटर कर रहा है ना हमारे बॉडी में लगातार। तो इससे क्या है कि ढक्कन का रिदम खराब हो गया। तो गलती से खाया हुआ खाना जो कि सिर्फ कहां जाना चाहिए था, एसोफेगस के अंदर फूड पाइप में, वो एक आध दो जो निवाला है आपका, या पार्टिकल है फूड का, वो गलती से कहां घुस गया, विंड पाइप में, क्योंकि ढक्कन क्या होता है हमारा, खुला रह गया। तो वो खाना जैसे ही हमारे ट्रैकिया के अंदर इंटर करता है, ट्रैकिया हो जाता है परेशान। वो परेशान हो गया कि भाई ये क्या अजीब सा चीज आ गया, मेरे को तो बनाया गया गैस के लिए, ये कौन सा फालतू का चीज एंटर कर गया। तो ये तुरंत ट्रैकिया एक्शन में आता है और उसको क्या करता है, ओवर थ्रो करने की कोशिश करता है। तो अगर थोड़े बहुत पार्टिकल होंगे तो वो तो थ्रो आउट हो जाएंगे, लेकिन अगर पूरा बोलस निवाला ही घुस जाए गलती से, वैसे पॉसिबल तो नहीं है, बहुत रेयर है, बट क्या पता, आप बहुत बोलते हो खाने टाइम पे। भगवान ने 4-5 बार वार्निंग दी आपको कि चल कोई बात, एक दो बार छोड़ देता हूँ, थोड़ा थोड़ा चावल डाल के नाक से निकाल के उसको धमकी दे दिया है, लेकिन मानने को तैयार नहीं है। तो एक काम करता हूँ, आपकी निवाला ही ठूस देता हूँ इसमें। तो जैसे ही निवाला आएगा, गर्दन लॉक। और आप अभी कल की परसों की न्यूज में देख रहा था, एक बच्चा है चॉकलेट खाते टाइम पे ना उसकी डेथ हो गई, छोटा सा बच्चा था। हाँ, कोई चॉकलेट खा रहा था, वो थोड़ी आज पता नहीं कोई बड़ी सी चॉकलेट थी, वो चॉकलेट टॉफी बोलते हैं जिसको, वो चॉकलेट खा रहा था। वो सॉफ्ट नहीं था, वो अरे महालैक्टो टाइप चॉकलेट जो हार्ड होता है, जिसको दांत से ऐसे तोड़ना पड़ता है, वो वाला कोई चॉकलेट था, गोल था। वो गलती से खाते, बच्चा तो बच्चा होता है यार, बच्चा को क्या ही पता है, वो खा रहा है चॉकलेट को, अंदर जो है घुमा रहा है मुंह में और बोल रहा है लगातार, तो गलती से वो चॉकलेट बोलते बोलते निकल गया। कभी आपके साथ भी होगा, च्युइंगम बोलते बोलते मुंह में चला जाता है ऐसे, तो वो चॉकलेट इसके मुंह में चला गया। अब चॉकलेट का शेप भी क्या था, एकदम गोल, वो कंप्लीटली आके यहाँ पे अटक गया, लॉक हो गया। अब आप बाकी सोच ही सकते हो, सर अगर ये लॉक कर गया, इसने बहुत कोशिश करी निकालने को, भाई बॉडी जो है ना अपना पूरा एफर्ट मारता है कि भाई बॉडी को कोई नुकसान ना हो, लेकिन अगर इसका एफर्टलेस खत्म हो जाता है, फिर वो कुछ नहीं कर सकता, फिर बोलता है बस क्या, हम दिल दे चुके सनम, चलते हैं अब। तो ये आके यहाँ पे अटक जाएगा बाबू। अब अगर ये अटक गया, नो एंट्री ऑफ गैस, नो एग्जिट ऑफ गैस, तो कहानी हो गया खत्म, बच्चा की डेथ हो गई। तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ बड़ी कॉमन सी बात है, हम क्या बोलते हैं, अगर खाना यहाँ घुस गया तो कोई याद कर रहा होगा, ऐसा कहते हैं ना। अगर गलती से सड़क जाता है पीठ पे मारने के बाद, एक कोने वाला कोई याद कर रहा था, अबे कोई यहाँ पर सही में वैसे कोई याद ही कर रहा होता है, कौन, भगवान। तो ये जो लॉजिक बनाया गया ना, बहुत सही बनाया गया है कि कोई याद कर रहा है, और सच में वही याद कर रहा है, किसी की बद्दुआ आपको लग गई है, तो क्या आप ऊपर जाने की तैयारी करो। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है संभल के। अच्छा, वैसे तो बेटा देखो, मैंने लंग्स को ना यहाँ पे कंप्लीटली बनाया है ऐसे शेप में, लेकिन ये ऐसे शेप में नहीं होता, थोड़ा सा ये मैंने इसलिए बनाया कि मैं सिर्फ लंग्स समझा रहा हूँ आपको। अगर मैं लंग्स के अलावा थोड़ा और डिफाइन करूंगा, तो मेरे पास नीचे के साइड में होता है डायफ्राम। क्या होता है बाबू, डायफ्राम, जो कुछ इस तरीके का होता है, इस तरीके का डायफ्राम होता है, एक मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर होता है, डोम शेप लाइक स्ट्रक्चर, वो डायफ्राम बोलते हैं हम लोग। वो नीचे के साइड में होता है, जिसकी वजह से ये जो पार्ट हमारा ये थोड़ा पिचका होता है, हल्का ना ऊपर साइड पिचका होता है। लेकिन मैं यहाँ पे चूंकि लंग्स समझा रहा हूँ डिटेल में, तो इसलिए मैंने आपको ये पूरा ओवरऑल डायग्राम समझाया। लेकिन नीचे में डायग्राम में डायफ्राम भी होता है, जो कि अलग से प्रेशर जो है बॉडी के ऊपर लगा रहा होता है, लंग्स के ऊपर। वो बातें हम आगे करेंगे जब हम रेस्पिरेशन को और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आ गया। आज हमने क्या क्या देखा, एक बार हम रिवाइज करते हैं। हमने जब लेक्चर स्टार्ट किया तो हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा कि रेस्पिरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में फर्क क्या होता है, ठीक है। हमने देखा कि रेस्पिरेशन एक फिजियोकेमिकल प्रोसेस है, जिस प्रोसेस में हम सांस को लेते हैं, छोड़ते हैं। लेने वाले को हम इंस्पायर बोलते हैं, छोड़ने वाले को एक्सपायर बोलते हैं। इनहेल आउटहेल या इन आउट भी हम बोल सकते हैं। रेस्पिरेशन के अंदर बस चक्कर ये है कि जो सांस ले रहे हो और छोड़ रहे हो, उसमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शन को भी डाल दो। तो केमिकल रिएक्शन का डल गया, एनर्जी मिल गई, हमें आग लग गया, तो उसे हम क्या नाम दे देंगे, रेस्पिरेशन का। उसके बाद हमने देखा कि हमारे बॉडी में ये काम हो कैसे रहा होता है। तो ये हमने देखा कि हमारे माउथ से कैसे स्टार्ट होता है और फिर हमारे बॉडी के टिश्यू तक कैसे पहुंच रहा होता है। ये कंप्लीट सीक्वेंस को हमने देखा। फिर हमने क्या देखा, पैकिंग कर ली, ट्रेन छूट रहा है या फ्लाइट छूट रहा है आपका। जब तक मैं क्लास में बोल रहा हूं, पढ़ा रहा हूं ना, तब तक आपका ध्यान होना चाहिए। देखो मेरे क्लास में मैंने कहा ना, मैं आपको हर चीज की छूट दूंगा। आप एक्सपेक्ट नहीं करते किस किस चीज की मैं आपको छूट दे सकता हूं, लेकिन प्लीज डिसिप्लिन में ना कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, ठीक है। ज्यादा ओवर स्मार्ट मेरे सामने मत बनो आप, क्योंकि मैं आपको पता है मैं कितना बड़ा ओवर स्मार्ट आदमी हूं, आपको पता होना चाहिए।
मेरे से ज़्यादा स्मार्ट नहीं बन सकते आप, ठीक है। हवाबाजी करोगे ना, तो जो हवाबाजी आप कर रहे हो उससे कई ज़्यादा हवाबाजी हमने कर दिया है, बहुत कर दिया बाबू हमने, ठीक है। जो जानता है हमको वही जानता है, कभी पूछ लेना बाहर, तो वो भी नहीं कर सकते मेरी क्लास में। बस बहुत प्यारा इंसान हूँ और मैं बहुत प्यार से पढ़ाता हूँ और बहुत प्यार से रहता भी हूँ, तो मैं चाहता हूँ आप भी प्यार से रहो मेरे साथ। तो जब भी पढ़ाऊँ बेटा, तो क्लास में कॉन्सेंट्रेशन सिर्फ बोर्ड पर चाहिए। पढ़ाई में कमी हो तो मुझसे डायरेक्ट बात करो आप, वो कभी होने नहीं दूंगा मैं आपको। इतना मजेदार पढ़ा दूंगा, इतना इंटरेस्टिंग बना दूंगा ना आपकी पढ़ाई को, क्या फील करोगे आप, मुझे 10 साल बाद भी याद रखोगे कि सर एक थे यार बड़ा मस्त पढ़ाते थे। लेकिन बाकी चीजों में ना बाबू हमको तुम और भी याद रखोगे, ठीक है। कहीं बाहर का टीचर नहीं हूं, मेरी जो लहजा है वो थोड़ा बाहर जैसा लगता है, हूं मैं इसी बेतिया जिला का, है ना, बताया ना मैंने आपको, ठीक है। तो बाहर से नहीं आया हूं मैं, प्लीज। तो ये चीज ध्यान रखेंगे आप लोग, और मस्ती से पढ़े। आप लोग मेरे छोटे भाई बहन जैसे हो, भाई बहन से मतलब होता है ना, बहुत प्यार से मैं रखूंगा आप लोगों को। बस शर्तें है कि मेरी बात को फॉलो करेंगे आप लोग, ठीक है बाबू, समझ गए आप लोग। इधर ध्यान दीजिए। तो हमने क्या बताया आपको, तो ब्रीदिंग में क्या बताया बेटा, इनहेल, एक्सपायर करना, एक्सेल करना, ये सारी बातें हो गई। फिर ट्रांसपोर्टेशन से टिश्यू तक कैसे ब्लड पहुंचता है, वो सारी बातें हमने देख ली थी। फिर हमने नेक्स्ट में क्या देखा, हमने लंग्स पे आए हैं बेटा। हम लंग्स पे क्या देखें कि पहले तो हमने लंग्स के एनाटॉमी को स्टडी किया कि भैया लंग्स में होता क्या है। तो कहानी स्टार्ट हुई थी हमारी ट्रैकिया से, जो कि एपिग्लॉटिस ग्लॉटिस से स्टार्ट हुई, फिर बाइफर्केट होकर हम लंग्स में आ गए। लंग्स में एल्वेलाई वगैरह को पढ़ा हमने, ब्रोंकियोल्स वर्कियोल्स पढ़ा, फिर बाकी चीजें खत्म हुई। एक चीज मैं यहाँ पे शायद बताना भूल गया हूँ, अभी याद आया मेरे को, सुनना। ये जो दिख रहा है आपको हाइलिन कार्टिलेज, जो दिख रहा है आपको सी शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये सिर्फ कहां तक प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखिएगा। कहां तक होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ये इंपॉर्टेंट बात थी, नोट करेंगे। चलो सर, आपने तो पैक कर दिया ना, मैंने तो बोला नहीं पैक करने को, लेकिन आपने कर दिया, इसलिए मैंने कहा था पैक मत करो। तो इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक ही हमारा ये सी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इनिशियल ब्रोंकियोल्स तक। ये नोट में लिखेंगे, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज इज प्रेजेंट टिल इनिशियल ब्रोंकियोल्स। सी शेप हाइलिन cartilage present till initial bronchioles। ठीक है, हो गया। अच्छा, तो ये हमारा सी शेप हो गई। हाँ जी बोलो, फिर से बताऊं, सी शेप हाइलिन कार्टिलेज प्रेजेंट टिल इनिशियल ब्रोंकियल्स, ये नोट पॉइंट है, ठीक है। कोई पूछेगा कि भैया एल्वेलाई में होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। कोई पूछेगा क्या टर्मिनल ब्रोंकियल्स में होता है, नहीं भैया बिल्कुल नहीं होता। कहां तक होगा, सिर्फ इनिशियल तक होगा, यहीं तक होगा, उसके आगे नहीं हो सकता। उसके बाद कहां से स्टार्ट होता है, तो ऑफ कोर्स हमारा ट्रैकिया से ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा, इसके ऊपर एक चीज और है गया, वो आपने शायद बचपन में पढ़ा भी होगा, लैरिक्स बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं इसको, लैरिक्स बोलते हैं। इसको भी नोट कर लेना अगर रह गया हो तो। जिसका मेन काम क्या होता है भैया, साउंड बॉक्स होता है ना, एडम्स एप्पल, ये वाला चीज देख रहे हो आप, ये वाला चीज, इसे लैरिक्स वाला पार्ट बोलते हैं, एडम्स एप्पल, ये हमारा साउंड बॉक्स है। इसको भी मेंशन कर लेना, ठीक है। मैंने बहुत मोर देन एनफ चीजें यहां पे एक्सप्लेन कर दी है आपको, ठीक है। नाउ राइट द होमवर्क, देता हूं होमवर्क, लिखो होमवर्क, लिखो होमवर्क, लिखो। ड्रॉ द कंप्लीट लंग्स डायग्राम with proper labeling। Draw the complete lungs diagram with proper labeling on chart paper, on chart paper, जिसको हम वो भी बोलते हैं शायद, क्या बोलते हैं, A4 साइज नहीं, कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड ऑफ कोर्स, चार्ट पेपर ऑब्लिक कार्डबोर्ड, ज्यादा बड़ा मत लेना, हाँ छोटे साइज का, मतलब इसको कैरी कर सको आप। ये स्कूल का प्रोजेक्ट नहीं है कि आप यूं गोल गोल घुमा के आ जाओगे, तो आप काट के कर देना उसको अपने हिसाब का, आप उतना मत लेके आना, ठीक है। कॉपी के साइज का तो A4 साइज हो जाता बच्चा, वो नहीं कह रहा मैं, उसमें क्या ही ड्रॉ कर पाओगे आप, ठीक है। आप अच्छे से देखो, सबसे पहली चीज कि आप एक बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, साइंस के स्टूडेंट हो, तो थोड़ा लगना चाहिए चाल चलन से कि आप साइंस के स्टूडेंट हो। डायग्राम की स्किल को मेंटेन करो, ये सीखोगे। ये मेरे से अगर बना है तो मैंने एक रात में नहीं बना लिया, प्रैक्टिस बनाया ना, मेरे को पढ़ा पढ़ा के सीखा या पढ़ पढ़ के सीखा, एट लास्ट सीख चुका हूं मैं। तो आपको भी करना क्या है कि आपको घर जाना है, पेंसिल से पहले ड्रॉ करोगे, एक आध दो बार आपसे गलतियां होंगी, आप मिटाओगे, देन जब आप पेंसिल से कंप्लीट ड्रॉ कर लोगे, आप देख लोगे हाँ प्रॉपर शेप मिल गया है, फिर आप उसको आउटलाइन करोगे स्केच पेन या ब्लैक पेन, जो भी करते हो आप, फिर एंड में लेबलिंग कर देना। बेटा अगर देखो आप अपने पढ़ाई में
सबसे पहली चीज ईमानदारी नहीं दिखाते हो। आप कपड़ा पहनते हो तो आप अच्छा पहनना चाहते हो, नहीं पहनना चाहते हो, आप सोचते हो ना अच्छा पहनो, तो पढ़ाई में क्यों कंजूसी करना यार, क्यों शर्माना? जब पढ़ने के लिए बने हो, जब साइंस सब्जेक्ट लिया है और साइंस में बायोलॉजी लेकर डॉक्टर बनना चाहते हो, तो चाल चलना डॉक्टर वाला रखो अपने अंदर, ठीक है? आलतू फालतू बिहेवियर से दूर रहो। मैं बता रहा हूं आपको, व्यर्थ हो जाएगा, फालतू हो जाएगा लाइफ में, कुछ नहीं होना, ठीक है बाबू? तो मैं ये नेक्स्ट क्लास में देखूंगा। सेकंड चीज, मेरे क्लास में विदाउट इंफॉर्मेशन अगली बार से कोई एब्सेंट हुआ या क्लास छोड़ के चला गया, उसकी नेक्स्ट क्लास एंट्री बंद है। मैंने बोल रखा है जिसको पढ़ना है वो कंटिन्यू करे बैच को, जिसको नहीं पढ़ना वो बैच छोड़ के जा सकता है। लेकिन जाओ, बार बार आओ जाओ आओ जाओ देखा तो मैं खुद एक दिन भगा दूंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता भगाना आपको। तो प्लीज मेरे को चाहिए क्लास में भाई प्रॉपर डिसिप्लिन, चाहे बच्चे कम पढ़े या ज्यादा पढ़े, मेरे को ये मतलब नहीं है बच्चा, ठीक है? ये कुछ चीजें हैं, बाकी ऐश करो मौज करो, पढ़ते रहो। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हाँ बाबू, कल कल आओगे? हाँ ऑफ कोर्स कल।